हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी अगर आने वाले यूपी पंचायत चुनाव 2026 में चुनाव लड़ रहे हैं या फिर प्रत्याशी बनना चाहते हैं किसी भी पद पे, तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपकी क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए और इस बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या कुछ प्रत्याशियों के लिए खास करके इस बार कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। नहीं तो फिर आप जब नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका नामांकन रद्द भी हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को, एक एक बात को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए योग्यता और दस्तावेज़ की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो योग्यता की अगर बात करें तो वो आपकी नागरिकता, यानी कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और किसी भी विदेशी नागरिक को दोस्तों पंचायत चुनाव लड़ने की एक तरीके से अनुमति नहीं होती है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, जिला पंचायत या पंचायत समिति के लिए सामान्यतः न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की दोस्तों कोई सीमा नहीं रखी गई है। अगले योग्यता की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जो वोटर लिस्ट है आपके ग्राम सभा की, ठीक है, या निर्वाचन क्षेत्र की, वहाँ के वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कई राज्यों में दोस्तों निवास प्रमाण पत्र और स्थानीय मतदाता होना भी ज़रूरी माना जाता है, लेकिन जब तक आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं रहेगा तब तक आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम समय समय पर चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वोटर लिस्ट से नाम गायब करवा दिया जाता है। तो समय समय पर वोटर लिस्ट अपना चेक करते रहिए। बात करें दोस्तों अगली योग्यता की, जो शैक्षणिक योग्यता है, तो कई राज्यों में पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे इस बार 12वीं पास अनिवार्य किया गया है। हालांकि यूपी में अभी कुछ ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कम से कम 8वीं या 10वीं पास होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रधान की जो जिम्मेदारी होती है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए पढ़ा लिखा प्रधान होना ज़रूरी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं योग्यता की स्थिति, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं होनी चाहिए, इससे आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर किसी भी प्रकार का पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, अन्यथा दोस्तों उससे पहले आपको इस्तीफा देना होगा, फिर आप चुनाव लड़ पाएंगे। किसी भी गंभीर अपराध में आपका दोष एक तरीके से सिद्ध अगर है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2 से अधिक जीवित संतान होना कुछ राज्यों में लागू है, हालांकि यूपी में लागू होगा कि नहीं होगा इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। पंचायत का बिजली बिल या पानी का बिल दोस्तों बकाया नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो दोस्तों आरक्षण जो पंचायत सीटें हैं एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। केवल आप अगर कैंडिडेट हैं तो आप उसी श्रेणी से चुनाव लड़ेंगे जिससे वो सीट आरक्षित है आपके ग्राम सभा की, ठीक है। दूसरे में आप नहीं लड़ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है आधार कार्ड, जो कि आपका एक तरीके से पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक है। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों मतदाता पहचान पत्र, यानी कि वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इससे मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन क्षेत्र की पुष्टि के लिए ज़रूरी है। इसके बाद मतदाता सूची में नाम होने का प्रमाण होना चाहिए, तो वो आपका जो वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, वोटर आईडी आपके पास रहेगी तो ये चीज़ें प्रमाणित हो जाएंगी। निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हाँ आप यहीं के प्रॉपर निवासी हैं, ठीक है। राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, निवास प्रमाण पत्र आदि मान्य हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जाति कौन सी है। फिर उस आधार पे ही आरक्षण जो सीटें आई हैं तो लड़ने की एक तरीके से छूट मिल सकती है उस पर। शैक्षणिक प्रमाण की बात करें तो दोस्तों आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बिल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कुछ ऐसा है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आय प्रमाण पत्र भी कहीं कहीं मांगा जाता है, खैर ये ज़रूरी नहीं है। आप जब आप अपना शपथ पत्र भरेंगे तो वहाँ पे आप अपनी इनकम लिख सकते हैं। फ़ोटोग्राफ यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो आपको नामांकन फॉर्म में लगाना होगा, और शपथ पत्र आपको बनाना रहता है जिसके अंदर आपको जो आपके आपराधिक मामले हैं उसके बारे में जानकारी देना रहता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं उसकी जानकारी देना रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब चुनाव नज़दीक में आएगा तब लगेगा।
और दोस्तों सबसे लास्ट में आता है आपका नामांकन पत्र, जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से आपको दिया जाता है और इसको आप अच्छे तरीके से भर सकते हैं। भरने के बाद से आपको इसके साथ नामांकन शुल्क भी जमा करना होता है। फिर आपका जो नामांकन है वो एक तरीके से संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रत्याशी बनने वाले हैं, तो आपके पास ये योग्यताएँ होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और इसके साथ दोस्तों अगर आप जानना चाहें कि आपके गांव में 5 साल के अंदर ग्राम प्रधान के द्वारा कौन कौन से विकास कार्य किए गए हैं, कुल कितने पैसे का भुगतान हुआ है, मनरेगा योजना में 15वां वित्त में कितनी रोड, कितनी नालियाँ, कितनी सड़कें बनी हैं, तो ये सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी जानकारी एक दिन के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।